खूप खूप मनापासून स्वागत सर. चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा इस परम आयुर्वेद आयोजित उपक्रम में आप सभी का मैं वैद्य सारिका और वैद्य महेश अनलॉक चरक संहिता इस व्याख्यान की श्रृंखला में स्वागत करते हैं. आज जो महानुभव हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं वे अत्यंत सात्विक, तेजस्वी एवं बुद्धिमान चिकित्सक है. ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमसे वैद्यराज नेवपुरकर जी आपका आयुर्वेद की पदवी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ से हुई है और आप के बाद दीर्घायु आयुर्वेद स्वास्थ्य शुरू किया. तक आपने औरंगाबाद आयुर्वेद कॉलेज में अध्यापक के स्तर पे काम किया. आप आयुर्वेद आयुर्वेद व्यासपीठ के केंद्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं. राष्ट्रीय दिल्ली जहाँ आप गुरु हैं और नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली के सदस्य हैं. पुरस्कार समिति सदस्य मुंबई एवं साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप CCRS दिल्ली. आपने गेस्ट एडिटर ड्रामा में भी काम किया है. आकाशवाणी और 150 से अधिक भी किए हुए हैं. से आपको महाराष्ट्र वनौषधि प्रकाशित बुक भी है. भावनी शंकर आयुर्वेद पुरस्कार, शंकर दास कार्य पुरस्कार, आयुर्वेद पत्रिका पुरस्कार, आयुर्वेद पत्रिका उत्तम बुद्धिस्ट औरंगाबाद पुरस्कार, महाराष्ट्र टाइम्स मराठी मुद्रा सम्मान, इंडियन पेटेंट ऑफिस मुंबई पिछले महीने सितंबर 2020 में आपको महिला स्नेह इसके ऊपर प्रोसेस पेटेंट मान्य हुआ है. 2012 साल में आपने और भी एक पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दर्ज किया है. को आप मधुमेह मुक्त भारत अंतर्गत सेवा देते हैं. आयुर्वेद परिषद पुणे, दिल्ली, भोपाल यहाँ पे आपने चिकित्सक है. बिना व्यतीत की मैं आपको अत्यंत विनम्रता से नमस्कार. परम आयुर्वेद आयोजित इस ज्ञान सत्र में मैं आयोजक वैद्य भुजबल इनको मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं. आज मुझे लगता है कि 197वां इसका ज्ञान सत्र है. हम कौन सा भी कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हमें ख्याल में रखना है कि कार्य शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन दीर्घ काल तक वह चालू रखना यह बहुत ही परिश्रम का काम है. एक जगह ऐसा कहा है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है. साधना का पथ कठिन है. यह परम आयुर्वेद की साधना है और इस साधना के लिए मैं वैद्य भुजबल इनको बहुत ही धन्यवाद देता हूं. गत 6-7 महीने से हम एक विशिष्ट औपसर्गिक संक्रामक जनपद ध्वंस इस अवस्था के
व्याधि के साथ हम हमारा आयुष्य व्यतीत कर रहे हैं। और जब इस व्याधि के साथ आयुष्य व्यतीत करते हैं तो हमेशा प्रिवेंशन के लिए, व्याधि के चिकित्सा के लिए और पोस्ट बाद में अपुनर्भव के लिए हमेशा एक शब्द सबके व्याख्यान में रहता है, वो है रसायन। इसलिए आज आपके सामने यह रसायन विषय प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करने वाला हूं। और रसायन में भी स्पेसिफिक मैंने कहा है कि हम चरकोक्त रसायन विचार, इसके बारे में आज कुछ जानकारी लेंगे। तो ऐसा मैंने चरकोक्त ही क्यों कहा है, सुश्रुतोक्त क्यों नहीं कहा है, वाग्भटोक्त क्यों नहीं कहा है, चरकोक्त ही क्यों? हम जानते हैं कि हमारे आयुष्य का जो ध्येय है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करना, यह हमारा ध्येय है और इसलिए ही हमारा आयुष्य है। चरकाचार्य कहते हैं तस्यायुष्याः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोर उभयोर हितम्। और यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आयु की ऊपर ही है। इसलिए हम अगर देखते हैं कि रसायन, इसका ज्ञान कब हुआ है, हम थोड़ा चरक सूत्र के जो पहला अध्याय है चरक सूत्र का, वो पहले अध्याय का 25 और 26 श्लोक से इस व्याख्यान का प्रारंभ करेंगे। वो श्लोक ऐसा कहता है, तो अनंत पारम त्रिस्कंधम आयुर्वेदम महामति यथावत चिरात सर्व बुबुधे तन्मना मुनि। अब इसके बाद में का जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आचार्य कहते हैं, तेन आयुर्मितम लेभे भरद्वाजः सुखान्वितम ऋषिभ्यो अनधिकम तच्च, ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं शशंसानाव अवशेषयाम। इस श्लोक के टीका में आचार्य कहते हैं, आयु शब्दश्च आयु कारणे रसायन ज्ञाने बोधव्यः येनोत्तर कालम ही रसायन योगोपदयम भरद्वाजो अमितम आयुर ऋषिभ्यः आयुर्वेद कथनम पूर्वम रसायनम आचरति स्म। इसका मतलब है आयुर्वेद की उत्पत्ति ही रसायन ज्ञान के लिए ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो बात है ये खाली आचार्य चरकाचार्य ही कहते हैं। हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो आयुर्वेद है, यह आयुर्वेद ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, यहां तक की जो परंपरा रही है, ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक की, यह परंपरा में आयुर्वेद मुखोद्गत था। लेकिन आचार्य इंद्र के बाद में ऐसा हुआ है
कि हिमालय जो है वो हिमालय में ऋषिवर रहते थे और ऋषिवर जो है उनके तप में बाधाएं आने लगी। जो दीर्घायुषी ऋषिवर मुनि थे उनमें जरा आने लगी है। उस समय सब आचार्य इकट्ठा हुए हैं और तब आयुर्वेद की उत्पत्ति है, रसायन की उत्पत्ति वहां से। इसलिए हमने लिया है चरकोक्त रसायन। यह खाली चरकाचार्य ही स्पष्ट करते हैं। यह अग्निवेश संहिता है, चरक प्रतिसंस्कृत है। तो इस तरह यह रसायन विषय या रसायन ज्ञान ही आयुर्वेद का ज्ञान है। आयुर्वेद ही सबसे इस भूमि पे रसायन ज्ञान के लिए ही आया है। अब हमको रसायन ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? हम सब जानते हैं कि अभी ही इस जनपद ध्वंस में प्रिवेंशन के लिए, डिसीज क्योर के लिए और उसका पुनरुद्भव न हो इसलिए ऐसे सांसर्गिक अपसर्गिक व्याधि से बचने के लिए भी उपयोगी जो पद्धत है उसको कहते हैं रसायन। और अभी 6-7 महीने से हम देखेंगे कि हमारी आयुष्य की गति कुछ कम हुई है, लेकिन उसके पहले हम 15, 20, 25 साल देखते हैं तो सबके आयुष्य की गति बढ़ी है। जैसे गति बढ़ी है वैसे स्पर्धा भी बढ़ी है। सब में कंपटीशन है, व्यवसाय में है, शिक्षण में है, सब में कंपटीशन है। और जहां जहां गति है, जहां जहां स्पर्धा है, वहां धातु क्षय है, वात वृद्धि है। और यह धातु क्षय वात वृद्धि कम करने हेतु हमें व्यवस्थापन यानी रसायन की आवश्यकता है। हम ऐसे देखते हैं कि हमारा व्याख्यान आज ऑनलाइन हो रहा है। पहले हम इकट्ठा आते थे। बहुत सारे लोग आज ही नहीं तो पहले कुछ दिन से, पहले कुछ वर्ष से उनका दिनक्रम ही बैठा व्यवसाय है, जिसमें संगणक यानी इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इसका इस्तेमाल ज्यादा है। बैठ के सब काम है। जहां जहां बैठा है वहां वहां स्थौल्य है या संतर्पण के व्याधि है। जहां जहां संतर्पण है, जहां जहां स्थौल्य है, वहां तीक्ष्ण, उष्ण इस तरह के कल्प या द्रव्य हरित की है, भल्ला तक है, शीला जुतु है, ऐसे अपतर्पण देके रसायन की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। वैसा ही है कि हम कहते हैं जहां हमारी दिनचर्या है कि हम जागरण न करें, हम अनशन न करें, लेकिन हमारा चरितार्थ के लिए हमको जागरण भी है, अनशन भी है, विषमाशन भी है। और इससे हमको पता है कि दोष वैषम्य है, धातुओं में गड़बड़ है और वहां भी रसायन की आवश्यकता प्रशस्त धातु के लिए है। उसके बाद में अभी हम जो आहार सेवन करते हैं उसमें नवधान्य है। नवधान्य निषिद्ध कहा है, सत्वहीन आहार है, वृक्ष पदार्थ सातत्य से सेवन है, शोक है। और इस सभी से
शोकः शोषणानां श्रेष्ठः ऐसा कहा है। रसादि धातु का अल्प प्रीणन होने से संतर्पण द्रव्य देके रसायन की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। भय, लोभ, मोह, क्रोध, चिंता, इस मनोभाव के कारण प्रज्ञापराध है, प्रज्ञापराध के कारण विषाद है, विषाद के कारण नैराश्य है, और इस नैराश्य के कारण भी हमें रसायन की, मेध्य रसायन की आवश्यकता प्रतीत होती है। स्थौल्य है, प्रमेह है, यक्ष्मा है, शोष है, पांडु है, वक विकार है। इन सब व्याधियों में धातु शैथिल्य है, धातुओं में अबलता प्राप्त हुई है, और धातु प्रबल होने के लिए हमको रसायन की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है, उनके लिए क्षीर कृताभ्यासो नित्यम, इस तरह का नित्य रसायन आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे बाद में की जो पीढ़ी है वो हमें अच्छी चाहिए, सुदृढ़ चाहिए, उसमें बीज दोष नहीं चाहिए। तो इस सुप्रजनन के लिए भी रसायन की आवश्यकता है। अभी देखते हैं हम, विद्यार्थी है, अन्य नागरिक है, उनमें अक्लेश सहत्व बढ़ा है, रजतम गुण प्राधान्यत्व है, और यह क्लेश सहन करने के लिए, सत्व गुण वर्धन होने के लिए रसायन की आवश्यकता है। और एक महत्व है रसायन का, वो है रसायन से दातृत्व शक्ति यानी देने की शक्ति वृद्ध होती है या देने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमें रसायन, इस कर्म की या रसायन द्रव्य की या रसायन विधि की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार के आचार्य है, एक जो आचार्य है वो है शालीन आचार्य, और दूसरे जो आचार्य है वो यायावर, शालीन यानी एक जगह रह के तप करने वाले, और यायावर बोल के जो नगर ग्राम में घूमते हैं और बाद में तप करते हैं। लेकिन यह दोनों ऋषियों में ऐसा हुआ है कि अस्वाभाविक जरा अल्पायुत्व, तप में बाधा यह आने लगी है। इसलिए पूरे समूचे राष्ट्र से हिमालय के वहां सब आचार्य इकट्ठा हुए हैं। यह सब जो आचार्य है, इनका वैशिष्ट्य ऐसा है, ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? तो बाधा आ रही है, अल्पायुत्व आ रहा है, और ये आचार्य कि हमें ऐसा कुछ उपाय कहिए। इसमें इस पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसका वैशिष्ट्य है कि इसमें एक भी ऋषि या आचार्य या मुनि प्रवर यह वैद्यक से संबंधित नहीं है। सब लोग आचार्य भरद्वाज जी को कि आप हमें कुछ कहिए कि हम क्या कर सकते हैं।
चरक सूत्र अध्याय 1 उसमें 8 श्लोक से 14वां श्लोक, यहाँ इस जो कॉन्फ्रेंस है इसका पूरा वर्णन यहाँ पे मिलता है। उसमें जो आचार्य है उनके भी सबके नाम आते हैं। अंगीरसी है, जमदग्नि है, वशिष्ठ है, काश्यप है, भृगु है, अत्रेय है, गौतम है, पुलस्त्य है, सांख्य है, नारद है, अगस्त्य है, इस सब की है 50-51 नाम इसमें है। और भी ऋषिवर यहाँ पे है। और उन्होंने भरद्वाज जिसे कहा है कि आप जो है आप दोनों लोकों में वास कर सकते हैं, तो आप हमें आचार्य इंद्र जी के पास जाके कि इसका पर्याय हमें बताइए कि हमको क्या करना है। और वहां से इस आयुर्वेद का अवतरण हुआ है। जब आयुर्वेद का अवतरण हुआ है तो हमें पता है यह आयुर्वेद जो है यह अष्टांग युक्त है। काय, बाल, ग्रह, ये सब जो अष्टांग है तो अष्टांग युक्त है। जो चरक संहिता है, चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 30 उसमें 28वां श्लोक, वहां पे इस अष्टांग का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुताचार्य ने पहला ही अध्याय, हम ख्याल करेंगे कि चरकाचार्य जो है वह श्रेष्ठ काय चिकित्सक है। काय चिकित्सा प्रधान यह ग्रंथ है, इसलिए पहला अध्याय उन्होंने शुरू किया है। इसका नाम है, देखिए, दीर्घंजीवितीय अध्याय, अर्थात तो दीर्घंजीवितीय अध्याय। दीर्घायुष्य की कामना करने से यहाँ की शुरुआत, इसलिए हम चरकोक्त रसायन विचार, यहाँ से रसायन विषय का ही आरंभ है। सुश्रुताचार्य जो है वो कहते हैं पहला अध्याय सूत्रस्थान का वेदोत्पत्ति अध्याय कहते हैं। सब आयुर्वेद सबका उन्होंने कैसे उसका उद्भव है वो कहा है। और वाग्भटाचार्य आयुष्कामी अध्याय कहते हैं। तीनों का अपना अपना तरीका है। लेकिन चरकाचार्य जी ने या अग्निवेश तंत्र में कौमार्य भृत्य तंत्र के बाद रसायन तंत्र आया है। अष्टांग में इसके बाद में आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो कुमार भरण पोषण उसको कहते हैं। कुमार का भरण पोषण जिसमें है वो है कौमार्य भृत्य तंत्र। और उसके बाद में शरीर का भरण पोषण, धातुओं का भरण पोषण जिसमें है वो है रसायन तंत्र। इसलिए कौमार्य भृत्य के बाद में आचार्य चरकाचार्य ने कहा है। सुश्रुताचार्य अध्याय 1 सूत्रस्थान में 7वां श्लोक है, वह अगत तंत्र के बाद में रसायनाध्याय कहते हैं। वाग्भटाचार्य भी अष्टांग हृदय सूत्रस्थान पहला अध्याय 5वां श्लोक, वो भी अगत तंत्र के बाद में रसायन या रसायन तंत्र का उल्लेख करते हैं। विष अगत यानी विष, वो विष को हरने के लिए और उसके बाद में विष को हरने के बाद में उसके दीर्घकालीन परिणाम को नष्ट करने के लिए जिस उपक्रम का सहाय होने वाला है वो रसायन तंत्र है। इसलिए उन्होंने अगत तंत्र के बाद में रसायन। अब हम देखते हैं कि काय चिकित्सा प्राधान ही रसायन क्यों नहीं है। उन्होंने, हमारे आचार्यों ने रसायन तंत्र को अलग क्यों किया है? यह अलग अष्टांग में यह अलग ब्रांच कहा है आयुर्वेद, ऐसा क्यों कहा है? तो हम देखते हैं कि चिकित्सा यह व्याधियों की जाती है, रसायन यह स्वस्थ को भी दिया जाता है।
रसायन निश्चित काय चिकित्सा के ऊपर निर्भर है, लेकिन यह अलग अंग है आयुर्वेद का, यह अलग तंत्र है और यह तंत्र हमें विकसित करने की इन दिनों में आवश्यकता महसूस होती है कि इनका हमें अच्छे से और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि यह विषय हमको अच्छी तरह से अगर समझना जरूरी है तो कुछ वर्तमान आचार्य जो है उनके कुछ आर्टिकल्स जो है उसका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। दो चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, एक तो है कायाकल्प, ऐसा एक किताब है जो वैद्य पाध्य गुर्जर जी थे, मुंबई के वैद्य थे, उन्होंने कुटी प्रावेशिक विधि पे ही इस ग्रंथ की निर्मित की है। बहुत ही उत्तम सुंदर यह ग्रंथ है, इसका जिसको रसायन विधि का अभ्यास करना है, जान लेना है, यह ग्रंथ का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। वैसे ही आयुर्वेद पत्रिका मराठी मैगजीन है, उसमें भी बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वह रसायन जानने के लिए बहुत ही आवश्यक प्रतीत होते हैं। उसमें से सबसे पहला आर्टिकल है वो है 1956, वो है आचार्य वेणी माधव शास्त्री जी का। वेणी माधव शास्त्री ने स्पष्ट किया है कि धातु सारता जिसकी उत्तम है या धातु के ऊपर ही शरीर का बल अवलंबन है, जिसको रसायन चिकित्सा करनी है वह धातुओं पे ध्यान दे, ऐसा आचार्य वेणी माधव शास्त्री जी ने कहा है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नित्य क्षीरघृत इसका भी आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में उन्होंने अमल की, त्रिफला, वर्धमान पिप्पली ऐसे कुछ रसायन कल्प के अध्ययन अपने रुग्णानुभव 1956 में वहां पे उन्होंने दिए हैं और खुद उन्होंने वर्धमान पिप्पली का इस्तेमाल किया था और उनके भी अनुभव उन्होंने कि मुझे वर्धमान पिप्पली देने के बाद में क्या हुआ है, ऐसा नवंबर 1956 के अंक में वेणी माधव शास्त्री जी कहते हैं। उसके बाद में 1958 जुलाई महीने के अंक में अन्ना करमरकर जी है, वो कहते हैं अष्टांग हृदयोक्त रसायन विषय, यह उन्होंने वहां पे स्पष्ट किया है। उसमें रसायन के पहले शोधन की आवश्यकता, द्रव्य विचार, रसायन प्रकार, रसायन फलश्रुति, इस तरह से उन्होंने, यह भी बहुत ही अच्छा सा आर्टिकल है, आप कभी मिले तो इसको जरूर पढ़ सकते हैं। 1962 में आचार्य वैद्य भीमा गोखते जी ने रसायन तंत्र अलग क्यों है, इस तरह का एक आर्टिकल लिखा है। उसमें भी वातातपिक रसायन के ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान देके लिखा है। उसके बाद में मैं 1973 वैद्य सुभाष रानडे जी ने एक आर्टिकल आयुर्वेद पत्रिका में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि रसायन यह वाजीकरण का एक अंग है, ऐसा वो कहते हैं। ये भी आर्टिकल पढ़ने जैसे हैं। और उसके बाद में सितंबर 1974 वैद्य भावी साठे जी है, शारीरिक क्रिया के अध्यापक है, उनका एक बहुत ही विस्तृत और रसायन वाजीकरण का विस्तृत ज्ञान देने वाला आर्टिकल है। उन्होंने रसायन वाजीकरण इस तरह का आर्टिकल लिखा है। वो कहते हैं
रसायन और वाजीकरण में अंतर क्या है? रसायन यह स्व शरीर दृढ़ करता है, तो वाजीकरण आपकी आने वाली जो संतति है उसको दृढ़ करता है। रसायन यह रसादि सप्त धातुओं के स्रोतसों पे काम करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए वो कहते हैं कि रसायन द्रव्य ऐसा हो कि जो स्रोत शोधन करता है। फरवरी 1985 में आचार्य वैद्य रमेश नानल जी ने एक लेख लिखा है, उसमें क्षीरघृताभ्यासो नित्यम इस तरह का लेख लिखा है। वो कहते हैं कि ये दोनों भी प्राणिज है और ये दो प्राणिज होने से शरीर को ठीक तरह से साथ में है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इस जो युग में हम रहते हैं कि हमें क्षीर और घृत अच्छा मिल सकता है क्या? तो नहीं है। तो क्षीर घृत के लिए वो पर्याय बताते हैं कि जैसा फलों में आम्र है, अंजीर है, मनुक्का है, अंजीर है, इसलिए ऐसे वो कहते हैं कि हम इन सब द्रव्यों का रसायन बोल के इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो इसका भी अभ्यास आप लोग कीजिए, ऐसा उनका कहना है। मैं 1985 में आचार्य जळूकर जी ने च्यवनप्राश के ऊपर एक विस्तृत लेख लिखा है और आयुर्वेद पत्रिका ने 3 रसायन विशेषांक भी प्रकाशित किए हैं। तो इस तरह जब हम रसायन का अभ्यास करते हैं तो इस आर्टिकल को भी हमको पढ़ना बहुत आवश्यक मालूम होता है। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर और भारतवर्ष में त्रिवेंद्रम और बनारस, इस 4 जगह कुटी प्रादेशिक रसायन का प्रयोग हुआ है। मुंबई में जो प्रयोग हुआ था वो वज्रेश्वरी के आश्रम में हुआ था। वैद्य वेणी माधव शास्त्री जी, वैद्य अंतरकर जी, वैद्य करमरकर जी, ऐसे 4-5 वैद्यों के उपस्थिति में यह प्रयोग हुआ था। तो इसके परिणाम और उसकी उपलब्धि भी उपलब्ध है। इस तरह से हम रसायन की आवश्यकता क्यों है, रसायन समझने में हमको क्या क्या देखना जरूरी है, ये कहा है। अब हम आगे जाएंगे कि आचार्यवर, आचार्य चरक जी जो है, चिकित्सा स्थान अध्याय 1, इसमें पहला अध्याय जो है वो रसायन अध्याय है। इसके पहले इंद्रिय स्थान आया है और उसके बाद में रसायन अध्याय से चिकित्सा अध्याय की उन्होंने शुरुआत की है। पहला रसायन है, उसके बाद में वाजीकरण है और तीसरा जो अध्याय है वो ज्वर चिकित्सा है। यहाँ पे आचार्य जो व्याख्या देते हैं वो पहली व्याख्या आचार्य देते हैं, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद वृक्षम तत् रसायनम प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतम। प्रायः शब्दो विशेषार्थो ह्यु उभयम उभयार्थक। इस अध्याय में 5वां और 6वां श्लोक वो देते हैं कि 2 उन्होंने इसके भाग किए हैं। एक पहला किया है स्वस्थस्य ऊर्जस्करम। ये ऊर्जस्कर क्या है? स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तदवृक्षम तद रसायनम प्रायः प्रायेण। जो वृक्ष है वो रसायन है, जो रसायन है वो वृक्ष है, दोनों भी वो कहते हैं। द्वितीय प्रशमे मतम, प्रायः शब्द विशेषार्थो ही उभयम उभयार्थक, उभयार्थ है रसायन और वाजीकरण, ऐसा उन्होंने कहते हैं। पहले द्विविधम भेषजम
विभज्यते स्वस्थ इत्यादि। तदवृक्षं रसायनं प्रायः इति चेदः यत् वृक्षं प्रायो भवति तथा रसायनं यत् प्रायो भवति। आर्तस्य रोगहरं यद् बाहुल्येन तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करम्। यह जो ऊर्जस्कर है उसके बारे में आचार्य गंगाधर जी ओजस्कर ऐसा उसका पाठ भेद देते हैं। ऊर्जा यानी क्या? ऊर्जा यानी बल, ऊर्जा यानी शक्ति, ऊर्जा यानी उत्साह, ऊर्जा यानी प्रजोत्पादन शक्ति, जिससे आपको शक्ति, उत्साह, सामर्थ्य, प्रजोत्पादन शक्ति प्राप्त हो सकती है, उसको हम रसायन कहेंगे। यह एक व्याख्या आई है। दूसरी एक व्याख्या आचार्य देते हैं और यह व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य कहते हैं 8वें श्लोक में, वो कहते हैं लाभोपायो हि शस्त्राणाम्, लाभोपायो हि शस्त्राणाम् रसादीनां रसायनम। इसकी जो टीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो टीका में आचार्य कहते हैं 8वां श्लोक, पहला अध्याय, प्रथम पाठ। लाभोपायो हि शस्त्राणां रस आदीनां रसायन। क्या अर्थ हुआ है? शस्त्राणाम, शस्त्राणाम यानी प्रशस्तानाम। आगे हम देखने वाले हैं प्रशस्त यानी क्या है और अशस्त यानी क्या है। शस्त्रानाम रसादीनाम यानी रसानाम रसरक्तादीनाम, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु। शस्त्रानाम रसादीनां लाभस्य उपायः रसायनम। रसरक्तादीनां प्रसादानां, शस्त्रानां प्रसादानां। प्रशस्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यह सप्त धातु प्राप्त होने का जो उपाय है उसको कहते हैं रसायन। उसके बाद में विमान स्थान के टीका में चरकाचार्य जी कहते हैं यत् जरा व्याधि नाशक औषधम, यत् जरा व्याधि नाशक औषधम, जिससे जरा नहीं आने वाला है और जिससे व्याधि का भी हनन होने वाला है, उसको कहेंगे रसायन। टीका में कहते हैं रसायनानि इति अत्र रस शब्देन रस कार्यत्वात् सर्वेषामेव धातूनां ग्रहणम। यहाँ पे स्पष्ट है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सर्वेषामेव धातूनां ग्रहणम तेन रसादीनां शुक्रांतानां या रस वीर्य विपाकानां अयनम लाभोपायो रसायनम वक्ष्यामि वक्ष्यति तच्च लाभोपायो हि शस्त्राणां रसादीनां रसायन। इस तरह से ग्रंथकार यह व्याख्या स्पष्ट करते हैं। सुश्रुताचार्य की व्याख्या हम थोड़ी विषय स्पष्ट होने के लिए देखते हैं। सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 1 7वां श्लोक, जहां वो हर एक अष्टांग का वर्णन करते हैं, तो वहां पे वह रसायन की व्याख्या देते हैं। वो कहते हैं रसानाम रसरक्तादीनाम अयनम
आप्यायनम रसायनम, अयनम आप्यायन, यह आप्यायन शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप्यायनम रसायन, तदर्थम तंत्रम रसायन तंत्र, अथवा रसानाम रस वीर्य विपाकादीनाम आयुः प्रभृति कारणम अयनम विशिष्ट लाभोपायो रसायन, तदर्थ रसायन। इस तरह से रसायन की 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम व्याख्या आचार्य प्रवर चरकाचार्य जी और सुश्रुताचार्य जी देते हैं। तो हम यह व्याख्या देखते हैं कि अब इस रसायन, यह शब्द जो है इसकी निरुक्ति क्या है? रसस्य अयनम रसायन, रस और अयन यह दो शब्द इसमें। तो रस यानी क्या? हमको जहां रस यानी क्या ये हमको समझना है, तो हमको ये पता है रसगतो अयो रसः, गतो अथवा इन गतो भावे ल्युट अयनम। रस यानी द्रव पदार्थ, जल, पेय, रुचि उत्पन्न करने वाला, द्रव है, सार है, सत्व है, उसको कहेंगे हम द्रव रस। तत्र रसगतो धातुः अहरः गच्छति इत्यतो रसः, ये भी हमको पता है। लेकिन जहां रसायन है, रसस्य अयन है, अयन यानी गमन, गमन मार्ग। गमन किसका गमन है? तो रस का गमन है। रस कौन सा रस होना चाहिए? तो उसके लिए सुश्रुत सूत्र अध्याय 14 वो है विधिशोणिति अध्याय। सुश्रुताचार्य बहुत अच्छी तरह से रस का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि हमको रस कौन सा होना है, कौन सी रस का हम रसायन के लिए उपयोग करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्य वा अष्टविधवीर्यस्य वा अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य। ये देखिए, ये बहुत ही आवश्यक बात है। सुश्रुताचार्य कहते हैं पंचभौतिकत्व उसमें है, षड्रस युक्त है, द्विविध या अष्टविध वीर्य युक्त है, वा अनेक गुण उसमें है, ऐसा सम्यक परिणतस्य, उसका सम्यक परिणाम हुआ है। यस तेजो भूतः सारः परम सूक्ष्म, कैसा है यह? परम सूक्ष्म है। स रसः इत्युच्यते, यह रस हमें रसायन के लिए चाहिए। तस्य हृदयं स्थानं स हृदयात् चतुर्विंशति धमनिर अनुप्रविश्य ऊर्ध्वगाध अधगादोष, इस तरह से चतुस्र तिर्यगः कृत्स्नम शरीरम। अब यहाँ पे यह रस किस तरह से काम करता है वो बताया है। तरपयति, वर्धयति, धारयति, यापयति च दृष्ट हेतुकेन कर्मणा। कि रसायन कर्म किस तरह से होता है ये यहाँ पे स्पष्ट है। क्या होने वाला है शरीर में? तर्पण होने वाला है, वर्धन होने वाला है, धारण होने वाला है, यापयति च। तस्य शरीरम अनुसरतो अनुमानात्, ये जो है इसका क्षय वृद्धि अविकृत ही तस्मिन् सर्व शरीर अवयव दोष धातु मलाशयानुसारी रसे जिज्ञासा। किमं सौम्य तेजसा इति अत्रोच्यते स खलु द्रवानुसारी स्नेहन जीवन तर्पण धारणादिभिर विशेषे ही सौम्य। यह रस कैसा है? तो यह सौम्य है। इसलिए रसस्य अयनम रसायनम, कौन सा रस अयन के लिए है? तो इस तरह का रस हमें अयन के लिए प्रशस्त है।
अब हमें जो देखा है हमने पहले कि यह रसायन कर्म जो है हमको आवश्यकता क्यों है, रसायन लेने की आवश्यकता क्यों है? तो यही जो अध्याय है चरक चिकित्सा का पहला अध्याय, वह 4 पाद से युक्त है। उसमें का जो दूसरा पाद है वो है प्राणकामीयम रसायनाध्याय। वो प्राणकामीय में पहला ही श्लोक ऐसा है, वो कहते हैं सर्वे शरीर दोषा भवन्ति। यहाँ पे धातुओं में अशस्तता क्यों आती है और धातु अशस्त होने के बाद में लक्षण क्या होते हैं, यह भी आचार्य यहाँ पे बताते हैं। वो बताते हैं ग्राम्य हारात। ग्राम्य, ग्राम्य का अर्थ एक होता है कल्टिवेटेड, ऐसा होता है। पहले जो आचार्य थे वो कल्टिवेटेड नहीं खाते थे, जो निसर्ग में उत्पन्न होने वाला है वही खाते थे। लेकिन हम सब अभी कल्टिवेटेड ग्राम्य आहार उसको कहते हैं। तो इस तरह का ग्राम्य आहार। उसके बाद में अति अम्ल, अति लवण, अति कटु, क्षार, शुष्क, शाक, इस तरह से उन्होंने इसके हेतु दिए हैं। पलल, पिष्टान्न भोजन, विरूढ़, नव, मैंने कहा था कि नव धान्य सब जो है, नव शुक, शमी धान्य, विरुद्ध, सात्मिक, वृक्ष, क्षाराभिषंधि भोजनाम, लिन्न, गुरु, पूति, पर्युषित भोजनाम, विषम, अध्यक्षण प्रायानाम, दिवा स्वप्ना, स्त्री, मध्य, नित्यानाम। ये देखो, हम अगर हमारे पास जो रुग्ण आते हैं, हम अगर रुग्ण के हेतु सब लेते हैं तो यह सब हेतु हमें अभी मिलते हैं। हम पूछते हैं रुग्ण को, आप डेली पापड़ लेते हैं, आचार्य लेते हैं, पनीर लेते हैं, क्या क्या लेते हैं? तो इस सब का हमको यहाँ मिलेगा क्लीन, गुरु, पूति, पर्युषित भोजनम। उसके बाद में वो कहते हैं दिवा स्वप्न, स्त्री, मध्य, नित्यानाम। ये नित्य सेवन है। विषम, अतिमात्र व्यायाम, ये बहुत ही आवश्यक है कि अति मात्रा में व्यायाम, यह भी धातुओं को अशक्त करने वाला है। यह भी ख्याल में आपको रखना है। जब रुग्ण आपके पास आते हैं तो रुग्ण का ठीक तरह से हेतु रुग्ण से कुछ लोग वैशिष्ट्य से, जो आज की युवा पीढ़ी है वो देखो आती है आपके चिकित्सालय में, वो कहते हैं कि सर मैं मॉर्निंग में जो है 2 घंटे तक वर्कआउट करता हूँ, 2 घंटे तक वर्कआउट करते हैं जिम में, और शाम में फिर रनिंग के लिए जाता हूँ। ऐसे दिन में से 3-4 घंटे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ, इस तरह से। इसलिए अतिमात्र व्यायाम यह भी गड़बड़ वाला है धातु के लिए। व्यायाम संग शोभित शरीराणाम, इससे क्या होने वाला है देखिए, शोभित शरीराणाम। उसके बाद में भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, आयास बहुलानाम। आयास बहुल, और उसके बाद में भय, क्रोध, शोक, लोभ। पुनः हम हमारे पास जो रुग्ण आते हैं, देखिए अभी के वातावरण में रुग्ण जो भय से ग्रसित है, उनको भय है कि क्या होने वाला है, क्रोध है, शोक है, इस तरह से। उससे क्या होने वाला है, अतो निमित्तम ही। अब यहाँ पे उन्होंने अशस्त धातु कैसे होते हैं वो कहा है। वो कहते हैं अतो निमित्तम ही शिथिल भवन्ति मांसानि। मांस का शिथिलत्व है, यहाँ शिथिल शब्द आया है। शिथिल शब्द कहाँ कहाँ आया है देखिए, पांडु में आया है,
दोषः पित्त प्रधानस्यु यस्य कुप्यन्तु धातुषु शैथिल्यम तस्य धातूनां गौरवम च उपजायते। आगे वो कहते हैं ततो वर्ण बल स्नेह ये अपि अनौजसो गुणः, जो है वो यही है। अतो निमित्तम ही शिथिली भवन्ति मांसानि, मांस का शिथिलत्व है। विमुच्यते संधयः विधयते रक्तम विषन्दते च अनल्पम मेदः न संधीयते अस्थिषु मज्जा। हर एक धातु का लक्षण उन्होंने दिया है कि अशस्त धातु होने के बाद में कौन से धातु में क्या क्या होने वाला है। शुक्रम न प्रवर्तते क्षयम उपैति ओजः स एवं भूतो, ऐसा होने के बाद में गलायति सीदति निद्रा तंद्रा आलस्यम समन्वितो निरुत्साह श्वसिति। देखिए एक एक लक्षण उन्होंने बताया है, एक एक लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अति निद्रा, अति तंद्रा, आलस्य है, निरुत्साह है, श्वसिति, असमर्थ चेष्टा नाम, शारीर मानसी नाम। लक्षण दो तरह के होते हैं, शारीरिक भी है मानसिक भी है। कौन से हैं? नष्ट स्मृति बुद्धि इच्छायो रोगानाम अधिष्ठान भूतो न सर्वम आयुर्वापनोति। आगे कहते हैं तस्मात् एतान दोषानाम अवेक्षमानः सर्वान् यथोक्तानाम हितान हितान पास्य आहार विहाराणाम रसायनानि प्रयोक्तुम, कि इस तरह से धातु का अशस्तत्व है और इस अशस्त धातुओं में अगर आपको बल चाहिए, धातु प्रशस्त चाहिए, शस्त चाहिए, तो आपको यहाँ रसायनानि प्रयोग ऐसा कहते हैं। तो यह श्लोक हमको बहुत आवश्यक है कि क्यों हमें रसायन देने की आवश्यकता क्यों होती है, कहाँ होती है, हरेक धातु का अशस्त का लक्षण क्या है और किस तरह संप्राप्ति होती है, इस तरह का वर्णन इस चरक चिकित्सा अध्याय 2 इसमें आया है। अब आगे आचार्य कहते हैं जैसे शस्त प्रशस्त है वैसे अगर हम अलग अलग जगह जो हमें कहा है उस तरह से हमारी दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है, हमारा आहार है, अगर हम लेते हैं तो क्या होने वाला है, वही प्राणकामी अध्याय में वही श्लोक में पहले जैसा अशस्त कहा है वहां प्रशस्त भी धातु कैसे होते हैं वो कहा है। देखिए वो कहते हैं स्थिर सम सुविभक्त मांसाहा, ऊपर शिथिल मांस कहा है, यहाँ कहते हैं स्थिर सम सुविभक्त मांसः सुसंहत स्थिर शरीरः सुप्रसन्न बलवर्ण इंद्रियः सर्वत्र अप्रतिहत पराक्रमः। उसके बाद में पहले वो कहते हैं हितम करति चिंत्या प्रभुतम प्रभावम आयुष्यम आरोग्यकरम वयसः स्थापनम निद्रा तंद्रा श्रम क्लम आलस्य दौर्बल्य पहर कफपित्त साम्यकरम स्थैर्यकरम अबद्ध मांसम हरण अंतरग्नि संदुक्षणम प्रभावर्ण स्वर उत्तमकरम रसायनम। कि रसायन विधि से आप यह सब प्राप्त करते, क्या क्या होने वाला है रसायन विधि से, तो वो सब यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि इस तरह से रसायन विधि में आप
और एक जगह आचार्य कहते हैं कि दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, ऐसा कहा है कि दोष, धातु और मल ये तीनों शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन रसायन यह जो है वह धातुओं की चिकित्सा है, यह ख्याल में रखना है। क्योंकि धातु, यही धातु के ऊपर ही दोष और मल है, यह हमें पता है। इस तरह हमने रसायन देखा, रसायन की निरुक्ति देखी है, रसायन कर्म प्रशस्त कैसे धातु होते हैं वो देखा है। अब हमें कि जिसको रसायन देना है उसका पूर्व कर्म कुछ है। हम रसायन कर्म जो है स्वस्थ और आतुर ऐसे दोनों में भी करते हैं, स्वस्थ में भी करते हैं और आतुर में भी करते हैं। इसलिए आचार्य हमें पहले कहते हैं माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेत दोष संचय। जो व्याधित नहीं है, जो आतुर नहीं है, जो स्वस्थ है, उनका शरीर का शोधन होना आवश्यक है। रसायन के पूर्व शोधन आवश्यक ही है, ऐसा आचार्य कहते हैं। शोधन के बिना रसायन नहीं है। दो तरह ख्याल में रखना है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म दो तरह से है। एक जो द्रव्य देने वाले हम हैं वो द्रव्य का भी शोधन है या उसका संस्करण है, और जिस शरीर के ऊपर यह रसायन होने वाला है उसका भी शोधन आवश्यक है। ये दोनों आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्तियों में माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमम पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारयेत दोष। स्वस्थ व्यक्ति में इस दोषों का हरण करना जरूरी है। आगे वो कहते हैं यथाक्रमम यथा योग्यम अत अधः ऊर्ध्वं प्रयोजेते रसायनानि सिद्धानि वृक्ष योगांश्च काल। जिसको रसायन देना है, स्वस्थ है या आतुर है, उसका शोधन या तो ऊर्ध्व मार्ग से या तो अधः मार्ग से, लेकिन शोधन होना जरूरी है। और यह शोधन होने के बाद में ही रसायन देना आवश्यक है। रसायन यह बिना शोधन देना ही, यह हमेशा ख्याल में रखना है। और एक बात जो आवश्यक है और जो चरकाचार्य ही कहते हैं, चरकाचार्य यहाँ पे ये पहले ही अध्याय में कहते हैं, जो चरक चिकित्सा का अध्याय 1 है, वहां आचार्य कहते हैं तस्य संशोधनैः शुद्धः सुखी जात बलः पुनः रसायनम प्रयुंजित तत् प्रवक्ष्यामि शोधय। यह भी आचार्य कहते हैं। दो जगह उन्होंने इसका उल्लेख किया है। और एक आवश्यक बात जो है वो ऐसी है, जो आचार्य चरक का ही वैशिष्ट्य है। चरकाचार्य ने ही यही बात कही है। और चरक चिकित्सा अध्याय 1 प्रथम पाद और प्रथम पाद का 25, 26, 27 और 28वां सूत्र, ये सूत्र में आचार्य कहते हैं हरित की चूर्णानि सैंधव आमल के गुणम वचा विडंगम रजनी पिप्पलिम विश्व भेषजम पिबेत् उष्ण अंबुना जंतु स्नेह वेदोपपादितः
तेन शुद्ध शरीराय। अब यहाँ का एक एक शब्द आवश्यक है और वो ध्यान से सुनना आवश्यक है। वो कहते हैं तेन शुद्ध शरीराय। हमने ऊर्ध्व अध शोधन किया है, शरीर शोधन हुआ है, उसके बाद में कृत संसर्जनाय, संसर्जन क्रम वो भी ठीक तरह से हमने किया है। उसके बाद में तेन शुद्ध शरीराय कृत संसर्जनाय त्रिरात्रम यावकम दद्यात् पंचाहम वापि सर्पिषा सप्ताहम वा पुराणस्य यावत् शुद्धेषु वर्चसः। आचार्य कहते हैं कि शरीर का शोधन यही हमें अपेक्षित नहीं है, हमें वर्ष का भी शोधन अपेक्षित है। और ये वर्ष शोधन के लिए 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक यह हरितत्यादि योग दिया है। बहुत ही आवश्यक योग है। हम अन्य जगह भी इस हरितत्यादि योग का वर्ष शुद्धि जहां करनी है वहां उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आचार्य कहते हैं शुद्धि होने के बाद में शुद्ध कोष्ठम तु तम ज्ञात्वा रसायनम उपचारे। इस तरह से कोष्ठ शोधन होने के बाद में आप रसायनम उपचारे, बहुत ही आवश्यक है। वह प्रकृति सात्म्य यौगिकम यस्य यत्। अब इसके बाद में अब वय से, काल से, शरीर से, व्याधि से, इस तरह का आवश्यक जो है वो आपको कल्प आपको चुनना है और उसके बाद में आप उस प्रकृति के लिए, व्याधि के लिए आवश्यक रसायन कल्प का प्रयोग करना है। इसलिए यह पूर्व कर्म बहुत आवश्यक है। और पूर्व कर्म भी वो कहते हैं कि केवल ऊर्ध्व अधः शोधन आवश्यक नहीं है, तो ऊर्ध्व अधः शोधन के बाद में वर्च शोधन, और वर्च शोधन के बाद में कृत संसर्जन और कोष्ठ शोधन, यह स्पेसिफिक शब्द है, यह आवश्यक है जो यहाँ पे आया है। उसके बाद में इस तरह कर्म भी कर दिया है। अब यह रसायन कर्म जो है तो किस तरह से शरीर में होता है। रसायन कर्म होने के लिए आचार्य चरकाचार्य कहते हैं कि 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है अनुपहत धातुष्म मरुत स्त्रोतांसी। अनुपहत धातुष्म मरुत स्त्रोतांसी, अनुपहत चाहिए, धातुष्म मरुत स्त्रोतांसी। तो 2 तरह से रसायन कार्य होता है। एक कार्य है शोक, इस तरह से शोषण जहां है, रस धातु का शोषण है। रसाल्पत्व है, न प्रीणति, प्रीणन नहीं है, कार्य उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो है हमें संतर्पण योग देके रसायन कर्म करने की आवश्यकता है। उदाहरण है क्षीर है, घृत है, शतावरी है, अमल की है, इस तरह से। दूसरी ही क्रम से अति स्नेहात मेदो जननात् अवृत्त मार्गात, इससे क्या होता है, धातु का अपयन नहीं होता है। अपयन नहीं होने से अल्प प्राणो भवति। यहाँ पे अपतर्पण योग देके हमें रसायन कर्म कटु, उष्ण, तीक्ष्ण ऐसे द्रव्य देके, जैसे भल्ला तक है, तिक्की है, इस तरह द्रव्य देके हमें रसायन कल्प देना आवश्यक प्रतीत होता है। अब इस तरह से हमने रसायन यानी क्या, रसायन की निरुक्ति क्या है, रसायन का पूर्व कर्म क्या है, रसायन किस तरह से होता है। अब आचार्य चरक जी का रसायन का वैशिष्ट्य क्या है वो हम देखते हैं।
और उसके बाद में जो अभी आवश्यक है वो है च्यवनप्राश रसायन। और वो च्यवनप्राश रसायन लेके हम इस व्याख्यान का समापन करेंगे। आचार्य चरक जी ने, मैंने जैसा कहा कि जो अध्याय है, पहला अध्याय वो है रसायन चिकित्सा। 4 जगह या 4 पाद में यह अध्याय जो है दिया है। सबसे पहले चरक संहिता की शुरुआत चरकाचार्य या चरकोक्त रसायन का वैशिष्ट्य क्या है, तो चरकोक्त रसायन का वैशिष्ट्य है कि पहले से दीर्घं जीवितीय इत्याध्याय, दीर्घ जीवन की कामना करने के लिए ही पहला अध्याय शुरू किया है। वहां पे वो कहते हैं अमितम अवितम अमितम इति अति दीर्घम आयुष्यम प्राप्त करने के लिए यह अध्याय आया है, या इसके बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। उसके बारे में चरक संहिता का एक क्रम है। पहला जो सूत्रस्थान का चतुष्क है वो भेषज चतुष्क है। उसमें बाद में का जो चरक संहिता का चतुष्क है वो है स्वास्थ्य चतुष्क। अध्याय क्रमांक 5, अध्याय क्रमांक 6, अध्याय क्रमांक 7 और अध्याय क्रमांक 8, यह द्वितीय चतुष्क, इसका नाम है स्वास्थ्य चतुष्क। रसायन के लिए यह स्वास्थ्य चतुष्क भी आवश्यक है। 5वां अध्याय मात्रा, मात्रा यानी आहार के बारे में यहाँ पे कुछ कहा है। तस्याशितीय, ऋतु के बारे में, दिनचर्या के बारे में यहाँ कहा है, वो है तस्याशितीय। आशितीय, मात्रावत आशितीय, तस्या आशितीय, ऐसा इस तरह से। उसके बाद में 5वां, 6वां, 7वां अध्याय है न वेगान्न धारियत्वा, प्रज्ञापराध के लिए यह अध्याय। न वेगान्न धारियत, वेदों का व्याधि निर्माण होने में वेगों का महत्व है, इसलिए न वेगान्न धारियत्व यह अध्याय 7वां अध्याय दिया है। और 8वां प्रज्ञापराध न हो, मन बुद्धि इंद्रिय सदवृत्त, इसके लिए इंद्रोपक्रमणीय अध्याय। इसलिए जब हम चरकोक्त रसायन की बात करेंगे तो पहला अध्याय दीर्घं जीवितीय है। उसके बाद में ये चतुष्क 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय, यह भी हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। उसके सिवा हम चरकोक्त चिकित्सा या चरकोक्त रसायन इस विषय को समझ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद में चरक चिकित्सा अध्याय 25 यह आया है यज्ञ पुरुषी अध्याय। इस अध्याय में हितकारक आहार, उसके साथ ही अग्र्य संग्रिय ऐसा भी आया है। वहां पे आचार्य कहते हैं क्षीर घृताभ्यासो नित्यम, ये एक उन्होंने वहां पे कहा है, क्षीर और घृताभ्यास ये नित्य करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि घृत और क्षीर, ये देखिए ये दो कैसे हैं, तो ये दोनों मधुर है। घृत भी मधुर है और क्षीर भी मधुर है। हम मधुर रस देखते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि ये अजन्म साथ में है, लेकिन मधुर रस आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, साध उपलेपकृत ऐसा भी कहा है, लेकिन वो अति योग से। हम अगर देखते हैं कि अन्य मधुर जो द्रव्य है और क्षीरघृत जो मधु है, इसके मधुरत्व में बहुत अंतर है तरतम से। हम इक्षु या दूध और इक्षु दोनों भी मधुर है। इक्षु का मधुरत्व और क्षीर का मधुरत्व, घृत का मधुरत्व, इसको हमें तरतम से देखना है। इसलिए उन्होंने कि यह प्राणिज है क्षीर और घृत, इसलिए उसको नित्य रसायन कहा है। इसलिए इस अध्याय को भी हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में चरक सूत्र अध्याय 27, यह अन्नपान विधि अध्याय है। इस अन्नपान विधि में भी सब आयतन और ये जानना, क्योंकि आहार यह धातु साम्य में बहुत ही आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिए इस अध्याय का भी हमें अवश्य अध्ययन करना है।
यहाँ पे ही इस अध्याय में ही उन्होंने आगे जो आया है चरक सूत्र अध्याय 30, उस अध्याय में अयन यानी सिरा धमनी स्त्रोत आयुर्वेद की व्याख्या इस तरह की आई है। तो यहाँ अयन यह भी समझने में आपको इस अध्याय को चरक सूत्र स्थान अध्याय 30 इसका भी हमें आवश्यकता से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। यह जो चरक चिकित्सा अध्याय पहला जो आया है उसमें 233 श्लोक है, 4 पाद है। 4 पाद यानी क्या? तो इस अध्याय को 4 महत्व के विभाग में उन्होंने विभाजित किया है। ये क्यों विभाजित किया है? तो उसका भी कुछ क्रम है। पहला जो अभय अमल के पाद है उसमें उन्होंने 6 कल्प दिए हैं। द्वितीय भाग में 37 कल्प दिए हैं, तृतीय भाग में 16 कल्प दिए हैं और चतुर्थ भाग में 4 रसायन योग दिए। पहला जो पाद है उसका नाम है अभयामल की पाद। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया है? अमल की अभय पाद ऐसा क्यों नहीं किया है? अभया अमल की ऐसा ही क्यों कहा है? अभया को ही पहले क्यों लिखा है? इसलिए आप अगर ध्यान से पहले से मेरे स्लाइड्स देखते हैं तो मेरे स्लाइड्स में एक बाजू में देखिए पहले हिरडा लिया है, बाद में ऋषिवर है और तीसरा मैंने अमल की लिया है। ये क्यों लिया है? तो इसकी थीम ही है, चरकाचार्य की थीम ही है अभयामल की यात्रा। अभयामल, अभया और अमल की, अभया को पहले लिया है। क्यों लिया है? तो हम चिकित्सा स्थान की शुरुआत करते हैं। अभया को पथ्या कहा है, अभया भय, जिससे व्याधियों का भय नहीं है, वो है अभया। पथ्या कहा है, पथ्या, पथ्या यानी क्या? पथ्यानाम इति पथिसु स्रोतसु, स्रोतस को हित कर जो है, सूक्ष्म स्रोतसों तक जो पहुंचता है वो हिरड़ा है, वो हरितकी है। हरितकी के बारे में ऐसा कहा है, हरितकी मनुष्यानां मातेव हितकारिणी, मातेव हितकारिणी, कदाचित कुप्यन्ते माता नोदरस्वा हरितकी। हरितकी को माता कहा है। इसलिए अभी हम देखते हैं कि संतर्पण ही ज्यादा है और ये संतर्पण है, स्थौल्य है, प्रमेय है, त्वक विकार है, संधिशूल है, इस तरह के। इसलिए व्याधि का चिकित्सा अध्याय होने से यहाँ की शुरुआत जो है इसकी वह अभयामल की पाद किया। अभया पंचरस है, खाली लवण उसमें नहीं है। अमल की भी पंचरस है, उसमें भी लवण नहीं है, लेकिन एक अत्यंतिक कषाय है और दूसरी कषाय नहीं है। एक उष्ण वृक्ष है, एक शीत वृक्ष है। जैसा हरितकी के बारे में कहा है कि जहां शोष है, जहां नित्य भारवहन है, जहां कर्षण है, जहां गर्भिणी है, वहां हरितकी नहीं इस्तेमाल करना है। वहां पे हरितकी के बराबर अपोजिट यहाँ अमल की इस्तेमाल करना है। अमल की व्यवस्थापना नाम श्रेष्ठ का। अमल की के गुण क्या है? अमल की के गुण ऐसे है, धात्रिफल की धात्रिफलम हरित की समम धात्रिफलम किंतु असति विशेषतः, यह विशेष है। रक्तपित्त प्रमेहगनम परम वृक्षम रसायनम, परम वृक्षम रसायन, रक्तपित्त प्रमेहगनम ऐसा कहा है। शीत होने से रक्तपित्त, रक्त धातु, पित्त दोष, इस तरह से हम ख्याल में रख सकते हैं।
इसलिए यह जो अभय अमल की पाद है, इसमें अध्याय में हरित का वर्णन प्रायः है। पहले हरित का वर्णन किया, बाद में अमल की है। हरित के भी योग है, अमल की के भी योग है, इसलिए वो अध्याय का नाम जो है अभय अमल की ऐसा आया है। पृथ्वी के लिए, तर्पण के लिए यह श्रेष्ठ अमल की है। और एक मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आचार्य हमें कहते हैं कि सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य कर। अगर आप आत्यंतिक लेते हैं कौन सा भी, तो शरीर के लिए वो हानिकारक है। हमको षड्रस ही लेना है। ये देखिए, भल्ला तक लवन, ऐसा भी कल्प आया है। लवन, भल्ला तक लवन, यह भी कल्प आया है। इस चरक संहिता में हरित की, अमल की, त्रिफला, भल्ला तक, विडंग, पिप्पली, नागबला, शिलाजतु, गुड़ुची, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, यष्टि, इस तरह के योग आए हैं। हरित की के 4 योग है, अमल की के सबसे ज्यादा 13 योग उन्होंने दिए हैं, बल्ला तक के 10 योग दिए हैं, पिप्पली के 4 योग है, त्रिफला के 4 योग है, विडंग का योग है, नागबला का योग। इस तरह अनेक योग कल्प इस अध्याय में दिया है। जैसे इस योग को दिया है उस तरह से गुड़ची स्वरस, ब्राह्मी स्वरस आदि 5 स्वरस के योग यहाँ चरक संहिता में आए हैं। नाग बला कल्प, इस तरह के 5 कल्प के योग भी आए हैं। चूर्ण के 5 कल्प आए हैं। च्यवनप्राश, अवलेह, विडंगावल आदि 6 अवलेह के भी कल्प आए हैं। भल्ला तक शौद्र, यह एक शौद्र का भी कल्प। अमलक घृत, ऐसे घृत के भी कल्प आए। चूर्ण, कल्क, वरस, अवलेह, घृत, शौद्र, इस तरह से अनेक कल्पना के जो कल्प है वहां आए हैं। और एक भल्ला तक तैल, यह विकल्प आचार्य चरकाचार्य ने दिया है। इनको स्वर्ण जैसे धातुओं की भी जानकारी थी, इसलिए द्वितीय ब्राह्म रसायन है, लौहादि रसायन है, ऐन्द्र रसायन है, अमलक घृत है, केवल अमलक रसायन है, यहाँ उन्होंने इसका उपयोग किया है। पहला हमने देखा है कि अभय अमल की अपाद है। दूसरा प्राणकामीय है। प्राण यानी द्वादश प्राण, अग्नि, सोम, वायु, इस तरह का। इस तरह जो रसायन से द्वादश प्राण, अग्नि, वायु, सत्व, रजतम, इंद्रिय, इनका सामर्थ्य बढ़ता है, उनको प्राणकामीय रसायन। तीसरा कर प्रचितीय कहा है। कर प्रचितीय, यहाँ पे रसायन यह एक व्रत है, नियम है, इस ऐसा दिया है, और इसका सेवन व्रत से, नियम से करना दिए, इसलिए उसको कर प्रचितीय रसायन का है। और जो आखिर वाला जो पाद है वो है आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन। आयुर्वेद का हेतु साध्य होने के लिए आयुर्वेद समुत्थानीय पाद जो रसायन है वो है जो ऋषि मुनियों ने लिया है, उसको उन्होंने कहा है कि यह आयुर्वेद समुत्थानीय। हम अगर देखते हैं तो घृत और अवलेह के कल्प ज्यादा है। दोनों भी हम देखते हैं तो दोनों भी कल्प जो है शरीर को साथ में जल्दी होने वाले हैं, और दोनों आहार की मात्रा में भी हम ले सकते हैं, इसलिए यह 2 कल्प आया है। स्नेहम वेवम परम विद्यात दुर्बनाल आनल दीपन, यहाँ अनल अग्नि की भी चिकित्सा रसायन में होने से यहाँ कल्प घृत के भी आए हैं। जैसे इस तरह के कल्प है उस तरह रसायन योग के हरित इत्यादि है, त्रिफला आदि जो योग है, ये 14 योग जो है यह शारीर भाव के लिए आए हैं। ब्रह्म रसायन, पुरुष रसायन, पिप्पली रसायन आदि 12 रसायन जो है वो शारीर और मानस ऐसे दोनों भावों के लिए आए हैं। जो
63 कल्प यहाँ चरक संहिता में इस अध्याय में आए हैं। उसमें से 18 रसायन है जो व्याधियों के लिए आए हैं, ख्याल में रखना है। 18 रसायन व्याधि के लिए आए हैं और स्वास्थ्य के लिए भी है। और सबसे आवश्यक जो है 45 बोले तो 45 रसायन जो कल्प बताए हैं वो केवल स्वास्थ्य के लिए बताए हैं। यह ध्यान में रखना है कि 18 व्याधि और स्वास्थ्य के लिए है, केवल 45 ये स्वास्थ्य के लिए आया। च्यवनप्राश, भल्लातक रसायन, त्रिफला रसायन, शिलाजतु रसायन, पिप्पली रसायन, वर्धमान पिप्पली रसायन, इस तरह के जो रसायन है वो इस तरह से आए हैं। इस तरह से इस अध्याय में और बहुत ही विस्तृत यह विषय होने से मैं आपको जिस आवश्यकता है वह है कुटी परावेशिक और वातातपिक, ऐसे दो प्रकार रसायन की किए हैं। अब हम कुटी प्रावेशिक तो नहीं करते हैं, वातातपिक ही कहते हैं। लेकिन वातातपिक करने के पहले भी जो है तो आवश्यक है कि आपको शोधन की आवश्यकता है। कुछ रसायन जो है वो अल्पकाल के लिए कहा है, कुछ रसायन जो है वो दीर्घकाल के लिए कहा है। कुछ रसायन के बारे में उन्होंने कहा है कि उनका संग्रह कब करना है और उसका इस्तेमाल, जैसा भल्लातक है उसको आषाढ़ मास में ग्रह संग्रह करने के लिए उसको कहा है और 8 महीने के पश्चात शीतकाल में भल्लातक को लेने को कहा है। इस तरह बहुत ही विस्तृत तरीके से यह रसायन अध्याय यहाँ पे आचार्य जी ने आया है और हमको इसकी आवश्यकता है कि हम अच्छी तरह से। और सबसे लास्ट में मैं जाऊंगा कि जिसकी अभी आवश्यकता है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है च्यवनप्राश अवलेह। चरक संहिता में भी यह पाठ आया है, वह भैषज्य रत्नावली में भी आया है। भैषज्य रत्नावली में इसके बाद में शारंधर में भी आया है। लेकिन इस पाठ के कुछ वैशिष्ट्य है जो चरक संहिता का और चरक आचार्य जी का जो पाठ है उसमें करीबन 36 द्रव्य आया है। बृहत योग तरंगिनी में 35 द्रव्य आए हैं। वाग्भटाचार्य ने भी 35 द्रव्य लिए हैं और शारंधर जी ने 2 द्रव्य ज्यादा दिए हैं, उसमें 38 द्रव्य। आचार्य प्रवर जो है चरक, सुश्रुत, वाग्भट सबने ही च्यवनप्राश का ये किया है। लेकिन आचार्य शारंधर जी जो है उन्होंने इस च्यवनप्राश कल्प को बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है। वो क्यों किया है तो चरक संहिता में घृत और तैल ऐसा दोनों भी कहा है। चिकित्सा कालिका में भी घृत तैल ऐसा दोनों भी कहा है। आचार्य शारंधर जी ही है जो कहते हैं कि हम खाली घृत का ही इस्तेमाल करें, उसका प्रमाण भी दिया है। चरकाचार्य जी ने 48 तोला ऐसा दिया है, चिकित्सा कालिका में भी 24 तोला, लेकिन शारंधर जी ने 28 तोला इतना ही घृत का। क्यों घृत ही लेना है? घृत और तेल आप अगर लेते हैं तो तेल जो है वो च्यवनप्राश के ऊपर आपको आता है, उसके बाद में वो बाहर भी आता है, उसका एक तरह से स्मेल भी आता है। तो इस तरह से शारंधर जी ने वो तेल को नहीं कहा है। अब च्यवनप्राश में एक तो पहले है कि आंवला, उन्होंने कहा है कि 500 आंवला आपको लेना है, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद में क्वाथ्य द्रव्य है, ये जो क्वाथ्य द्रव्य है उसका प्रमाण भी 4-4 तोला आचार्य वर ने कहा है। आंवला 500 आंवला कहा है और जो जल है उसका प्रमाण जो है वो भी 1024 तोला इतना कहा है। अवाप्य जो द्रव्य है, ये अवाप्य द्रव्य शर्करा है, पिपली है, दालचीनी है, तमालपत्र है, वंशलोचन है, एला है, नागकेशर है, इस तरह अवाप्य द्रव्य।
द्रव्य निर्णय में अमलक है, अमलक को ही तिष्य फल, शुक्ति, वयस्था ऐसा कहा है, कायस्था कहा है। और आपको पता है कि यह क्वाथ द्रव्य जब करते हैं तो क्वाथ द्रव्य में पोटली हमको बना के वो पोटली से अमल को छेदन करना है और बाद में यह अमल की द्रव्य जो है, यह अमल की द्रव्य आपको बाहर निकाल के उसको पीस के और बाद में उसको मर्दन करके उसको भर्जन संस्कार करना है और भर्जन होने के बाद में पुनर्मर्दन करना है और मर्दन होने के बाद में फिर पाककरण करना है और पाककरण होने के बाद में सबसे आखिर में अवाप्य द्रव्य जिसमें शहद है और अन्य प्रक्षेप है वो आपको इकट्ठा करके डालना है। और जब आप इस तरह से च्यवनप्राश तैयार करते हैं तो उसको उसकी जो फलश्रुति है वो भी हमको ख्याल में रखना है कि यह जो च्यवनप्राश है यह च्यवनप्राश फलश्रुति में आचार्य कहते हैं कि कास श्वास आचार्य कहते हैं इति अयम च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायन, परमुक्तो इसलिए है कास श्वास हरश्चैव विशेषोन उपदिश्यते, ये ख्याल में रखना है। अभी जो संक्रमण चालू है औपसर्गिक है उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी अमल आ रहे हैं तो हमको इस तरह से पाठ बनाना है। वो कहते हैं कास श्वास हरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते, विशेष कास और श्वास के लिए। आगे कहते हैं क्षीण क्षतानां वृद्धानां बालानां च अंगवर्धनम, क्षीण क्षत वृद्ध बालानां च अंगवर्धनम, इस तरह से बालानां च अंगवर्धनम ऐसा आचार्य कहते हैं। उसके बाद में आचार्य जो है स्वरक्षयम हृद्रोगम वातशोणितम पिपासां मूत्रशुक्रस्थान दोषांश अपकर्षयति अस्य मात्रां प्रयुंजित योप रुंध्यात् न भोजन। इसकी मात्रा जो है यह भोजन के ऊपर असर न हो ऐसी उसकी मात्रा उन्होंने दी है। तो इस तरह से रसायन का वर्णन इस च्यवनप्राश का किया है। आचार्य कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्त कर्म दर्शने विषक चतुष्टये युक्ताः प्राणाभिसर उच्यते। इस रसायन को इतने विस्तृत रूप से हमको क्यों आवश्यक है इसकी समूची जानकारी लेना, तो आचार्य कहते हैं कि हम सबको प्राणाभिसर वैद्य होना है और इस प्राणाभिसर वैद्य होने हेतु इस तरह से हमें इस चरकोक्त रसायन विचार का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मेध्य रसायन अलग आए हैं, वर्धमान रसायन अलग आए हैं, इस तरह से बहुत ही बड़ा यह एक अध्याय है। तो मेरा प्रयास इस तरह से रहा है आप सभी को और भुजबल जी को मनपूर्वक धन्यवाद। नमो नमः गुरुवर्य। बहुत ही सुंदर हुआ व्याख्यान। आयुर्वेद अवतरण से लेकर च्यवनप्राश तक आपने जो चरक संहिता अध्ययन की विधि है, वाक्यशः अर्थशः अर्थावयवशः, उस तरह से जो हमें पढ़ाया है, जो डेफिनेटली हम सब के दिल और दिमाग पे छा गया है और हम इसका अध्ययन के हेतु सर वर्धमान पिप्पली रसायन कब कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं और कैसे दे? मैंने पहले ही कहा है कि वर्धमान रसायन है अलग कल्पना है, मेध्य भी अलग कल्पना है, उसके लिए भी
एक एक व्याख्यान की जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? वर्धमान पिप्पली रसायन कब कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं और कैसे दें? हाँ, वर्धमान पिप्पली रसायन जो कल पाया है वह क्रमवृद्धया दशे हानि दश पिप्पलिकम दिनम, इस तरह से आया है कि 10 से पिप्पली शुरू करना है और 10-10 बढ़ाना है। लेकिन आप टीका अगर देखेंगे तो उसमें 10, 6 और 3 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। रुग्ण का व्याधि का बल, रुग्ण का वय और अभी काल कौन सा चालू है उस हिसाब से 3 से शुरू करना है तो 3 से कीजिए, 6 से शुरू करना है तो 6 से कीजिए, 10 से शुरू करना है तो 10। लेकिन आपको वो जो है क्रमवृद्ध 3 से 6 से 10 से यही आपको करना है। बहुत बार मैं देखता हूं कि वर्धमान पिप्पली इस्तेमाल करते समय लोग एक पिप्पली से शुरू करते हैं, 3 पिप्पली, 7 पिप्पली, 10 पिप्पली तक जाते हैं। इस तरह से करने में कुछ फायदा है ऐसा नहीं है, लेकिन ख्याल में रखना है पिप्पली के बारे में ये भी आचार्य कहते पिप्पली लवण क्षारम नाति उपयुंजित, ऐसा भी कहा है, नाति उपयुंजित। लेकिन रसायन में पिप्पली लेने के लिए और वर्तमान में लेने के लिए ही कहा है। श्वास है, कास है, उदर है, पांडु है, अग्नि वृद्धि है, इसलिए यह कल्प बहुत ही अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रायः यह कल्प आने वाला हेमंत जो है इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंने जैसा कहा कि श्वास, कास, उदर, पांडु। जी सर, एनी एक्सपीरियंस ऑफ भल्ला तक एज अ रसायन? भल्ला तक भी मैं बहुत ही यूज करता हूँ। भल्ला तक तैल में यूज करता हूँ। वो भी नास्ति कफजान रोगान, संधिशूल, त्रिकशूल, कटिशूल और कुछ सीए यानी कैंसर के रुग्णों के ऊपर तैल ये जो है क्षीर के साथ इस तरह से भल्ला तक का इस्तेमाल मैं करता हूँ। भल्ला तक तैल 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 5 बूंद, 7 बूंद तक मैं जाता हूँ और 7 से पर अपकर्षण वर्धमान मात्रा में ही मैं यूज करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से फार्मेसी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस भल्ला तक तैल की कैप्सूल भी बनाई है, वो भी मैं बहुत ही यूज करता हूँ, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। स्रोतसानुसार रसायन योजना भिन्न वर्णन किया हुआ है, तो उसके रसायन उपयोग द्रव्य इनके बारे में गाइडेंस चाहिए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। स्रोतस जैसा और उसका रस रसायन। है, हाँ, जैसा प्राणव स्रोतस है, पिपली रसायन आया है, च्यवनप्राश आया है, ये उसके है। मेदुआ स्रोतस है, अगस्त्य हरित की है। इस तरह से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। हरितक्यारी चूर्ण का आपका अनुभव कैसा है, या आप व्यवहार में उसका प्रयोग कैसे करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में तथा रुग्णों में, और उसकी मात्रा का क्या? मैं दोनों में भी, स्वस्थ में भी करता हूँ और ऐसे शोधन के लिए भी करता हूँ। टैबलेट फॉर्म में मैंने उसको बना के लिया है। 2 टैबलेट बोले तो 500 मिलीग्राम 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, ऐसा मैं सुखोष्ण जल के साथ उसको देता हूँ। रुग्ण का कोष्ठ देख के मैं देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग होता है। काल प्रवृत्ति ये बहुत ही अच्छी तरह से उससे आपको पता होती है। उसका कुछ काल निर्देश सर? 3, 5, 7 दिन कोष्ठ के अनुसार व्याधि का बल और रुग्ण का बल देख के। मतलब रात में
अपान काल में या हाँ, रसायन काल में या क्योंकि ये शोधन के लिए है इसलिए। यस यस यस। आप अगर अच्छा तो इसको आप प्रातः प्रातः ही दे, इस तरह से ही अच्छा है। अच्छा जी सर। 7 बजे चिकित्सा ये चरक संहिता का एक वैशिष्ट्य है, तो सद्य काल में या आगे के समय में इसका हम कुछ विचार कर सकते हैं क्या? हाँ, आचार्य रसायन बताया ही है। और आपको जब यह रसायन कल्प लेना है तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि आचार्य रसायन में छोड़ इसलिए दिया है कि उसके ऊपर अलग व्याख्यान हो सकता है, इसलिए मैं वर्धमान रसायन, पिपली रसायन, भल्ला तक आचार्य ये अलग रख दिया है। इसीलिए कि लेकिन आपको कौन सा भी रसायन कल्प लेना है तो उसके लिए आपको जो सत्यवादी न काम क्रोधनी ये सब करना ही है। उससे इस रसायन की जो पोटेंसी है निश्चित रूप से बढ़ती है और आचार रसायन जो है या सत्वावजय जो है ये अनापायी है। उसके लिए आपको कुछ द्रव्य खर्चा नहीं करना पड़ता। आगे के काल में इस सत्वावजय या इस आचार रसायन की कम से कम 2 या 3 साल आपको आवश्यकता पड़नी ही है। लास्ट क्वेश्चन। रसायन फलश्रुति में उसका वर्णन है। रसायन फलश्रुति अलग जो दिया है, वो मतलब ऐसा है या दीर्घमायु ये स्मृति अलंकारिक मेधा भाषा है? आरोग्यम। नहीं नहीं नहीं, कैसा है, दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावरण स्वरोदार्य। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, अलंकारिक नहीं है। आपको ये ख्याल में आना चाहिए कि यह फलश्रुति कौन सी बताई है, तो कुटी प्रावेशिक के लिए यह फलश्रुति बताई है। आप कुटी प्रावेशिक करेंगे तो ये आपको फलश्रुति मिलने वाली है। आप वातातपिक यूज करते हैं तो वातातपिक में आपको परिणाम जो है उससे कम मिलने ही वाले हैं। इसलिए आचार्य चरकाचार्य जो कहते हैं कि आपको इस रसायन की फलश्रुति देखना है तो आप कौन सा द्रव्य यूज कीजिए, तो उसके लिए उन्होंने पिपली कहा है और वर्धमान पिपली कहा है। वर्धमान पिपली की फलश्रुति आपको इमीडिएट मिलती है, इसलिए वो रसायन आया है। मेरे ख्याल से अभी काफी समय हुआ है। जी जी, और आप प्रश्न भी हो गया है सर। वेरी गुड। जी सर, तो मैं पुनश्च आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुमूल्य समय देकर हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया। आगे भी अगर इसके अप्लाइड या व्यवहार्य रसायन के विषय पर आपके पास समय की उपलब्धि है तो हम दूसरे 2 भाग भी अरेंज कर सकते हैं, उस पर हम जरूर बात करेंगे। आज के व्याख्यान के लिए पुनश्च धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमो नमः सर, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।